चलिए, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर से बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा या तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में से पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको पहले तो बनाना सीखना है और उसके साथ बाद हमें उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशंस तो बहुत सारे हमने देखे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके अंदर आने वाले वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर कोई इक्वेशन आपको मिला वो भी वन वेरिएबल में और उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे ये बोला जाता है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को देखना है। अगर उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ना हो करके कोई अदर पावर है, मीन्स 1 हो गई, 3, 4, 5, अगर ऐसे पावर हैं मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। में सबसे फर्स्ट हमारे एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, उसके बाद एक्स वाली टर्म होती है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं ए की, तो ये जो ए है मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम ए बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम बी बोलते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम सी बोलते हैं। अब देखिए कांस्टेंट टर्म का क्या मीनिंग होता है। हम कांस्टेंट टर्म का मीनिंग समझते हैं कि जो नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। कभी कभार क्या होता है कि कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसके अंदर हमें अपने यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा इसके अंदर ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमारा k है। यानी हम क्या समझते हैं कि कांस्टेंट टर्म का मीनिंग सिर्फ नंबर होता है, बट नहीं, आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ नंबर ही नहीं, आपको ये देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो कौन से वेरिएबल में चल रही है। जैसे x वेरिएबल में चल रही है आपकी इक्वेशन, तो जिसके साथ x नहीं है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। हमने आज तक कांस्टेंट टर्म का मीनिंग सिर्फ इतना ही समझा कि जो नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ नंबर ही कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। हमारी इक्वेशन जिस वेरिएबल में चल रही है वो वेरिएबल जिसके साथ नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें अभी ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो देखिए इसके लिए अभी आपका एक क्वेश्चन है जो आपसे ये कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो अब हम ये कैसे चेक करके बताएंगे, तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट मुझे इक्वेशन दे रखा है मुझे ये चेक करके बताना है कि जो तुम्हारे सामने बोर्ड पर इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब ये कैसे चेक होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी जो ये इक्वेशन है हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमारे सामने ये जो इक्वेशन है इसको हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी हम उस फाइनल इक्वेशन को देखकर ये बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अभी मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी मैं फिलहाल ये नहीं बता सकता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करें, तो याद रखना सिंप्लीफाई करने का कोई मेथड नहीं होता है। आपको सिंप्लीफाई के लिए क्या करना है, आपको अपनी इक्वेशन को देखना है और देखकर आपको ये पता लगाना है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। जो चीज होने जैसी है वो काम आपको करना है। जैसे मैं स्टार्टिंग के अंदर क्या देख रहा हूं कि स्टार्टिंग के अंदर ये मेरे पास एक ब्रैकेट है
जिसके अंदर x माइनस 2 फिर इसके ऊपर स्क्वायर है। और इसको देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है? देखो, अगर हम x को a रीड करें, माइनस 2 को अगर b रीड करें, तो यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करेंगे। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां पर ये आइडेंटिटी क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है कि आप उसको देखिए, उसमें जो होने जैसा है वो काम आपको करना है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है, कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करूंगा। तो चलिए यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पर a हमारा x है, b हमारा 2 है। तो चलिए बेटा, a स्क्वायर मीन्स हमारे x का स्क्वायर माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई के अंदर a, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट, a हमारा x है, फिर मल्टीप्लाई में b हमारा 2 है, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। उसके बाद आगे मैं देख रहा हूं प्लस 1 है, इसका हम और कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद इक्वल, इक्वल के उधर है 2x माइनस 3, मीन्स 2x माइनस 3 को और हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी मैं एज इट इज लिखूंगा। मैं जहां पे कुछ होने जैसा था मैंने वहां पे कुछ किया। मिस यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ आइडेंटिटी बन रही थी, मैंने आइडेंटिटी लगा दी, बट उसके बाद जो यहाँ पर प्लस 1 है, क्या बताओ इसका हम कुछ और कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उसके बाद इक्वल के बाद जो है 2x माइनस 3, इसका और कुछ हम कर सकते हैं? नहीं। तो मैंने उनको एज इट इज लिखा। उसके बाद चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, लेकिन उसके बाद देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करे तो 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या बन जाएगा? 4x बन जाएगा। फिर प्लस आगे है 2 का स्क्वायर, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 से करे तो 4 आएगा। फिर आगे वाला प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू, इक्वल के उधर 2x माइनस 3, ये भी एज इट इज। अब उसके बाद देखिए मुझे इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करना है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं तो देखना ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ये 4x हमारा एज इट इज। बट उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं बेटा, ये नंबर है और ये भी नंबर है, और ये दोनों ही नंबर प्लस के हैं, तो इनका एडिशन हो जाएगा। 4 और 1 को प्लस करें तो 5 हो जाएगा, और दोनों प्लस के हैं तो एडिशन प्लस में आएगा। ऐसे इक्वल के उधर ये 2x माइनस 3 हमारा एज इट इज। अब देखिए मुझे इसको अगर और आगे सिंप्लीफाई करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, तो देखना ध्यान से, मैं क्या देख रहा हूं कि इक्वल के इधर ये जो हमारे पास x वाली टर्म है और ये जो नंबर है, इन दोनों को हम इक्वल के इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो चलिए ये करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये एज इट इज माइनस 4x, ये हमारी x वाली टर्म। अब मैं देख रहा हूं इक्वल के उधर भी x वाली टर्म है, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा। तो जब हम इस 2x को इधर लाएंगे तो 2x उधर प्लस में है, इधर आके 2x किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, इक्वल के इधर ये नंबर है और मैं देख रहा हूं इक्वल के उधर भी नंबर है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये माइनस का 3 इधर आएगा, तो माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। फिर इक्वल के इधर ये जो दोनों टर्म्स थी, हमने इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लिया। मिस इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा, हम क्या लिखेंगे बेटा? 0 लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब उसके बाद देखना, ये हमारी एक्स वाली टर्म, ये भी हमारी एक्स वाली टर्म। अब उसके बाद ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों ही माइनस के हैं, तो इनका एडिशन होगा। तो 4x और 2x को प्लस करें तो कितना आएगा? 6x आएगा। ने दोनों माइनस के हैं तो इनका एडिशन माइनस में आएगा। इसी तरीके से आगे देखो, ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इनको ऐड करेंगे। 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आएगा, और दोनों प्लस के हैं तो एडिशन प्लस में आएगा। इज इक्वल टू ये हमारा 0 का 0 एज इट इज। अब देखना बेटा, जो अभी मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म्स आ रही हैं, ये हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, और ये नंबर है। तो मैं देख रहा हूं कि अभी जो मेरे पास ये तीनों टर्म्स आ रही हैं, वो तीनों अलग अलग क्वालिटी की हैं। मिस अभी ये और आगे प्लस और माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर वाली ही टर्म प्लस और माइनस हो सकती है, एक्स वाले में एक्स वाली टर्म ही प्लस और माइनस हो सकती है, और नंबर में नंबर ही प्लस और माइनस हो सकता है। मिस अभी ये हमारी इक्वेशन और आगे सिंप्लीफाई नहीं होगी। मिस यही हमारी फाइनल इक्वेशन है।
और मैं देख रहा हूं कि जो मेरे सामने फाइनल इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, 2 है। और जब इस इक्वेशन के अंदर x की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स ये इक्वेशन एक कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम ये बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अपने को ये इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन एक कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जिसके अंदर हमारे ये इक्वेशन आई थी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उस क्वेश्चन ने हमसे ये बोला था कि ये जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना बेटा, हमें इस वाली इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है, हमें उसको देखना है। अगर उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई करने का कोई मेथड नहीं होता है, आपको उसको देख के समझना है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो काम आपको करना है। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको ये इक्वेशन दे रखा और मुझे ये बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है। उसके लिए आपको ये देख के समझना है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो काम हमें करना है। तो देखिए बेटा, स्टार्टिंग में मैं क्या देख रहा हूं कि ये एक ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में x है। मिस इसको देखते ही सीधा समझ में आ रहा है कि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में x है, मिस हम इस वाले x का पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर हो, कोई साइन हो, कोई भी वेरिएबल्स हो, तो उसका हमें पूरे ब्रैकेट से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर भी सेम बेटा, इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में ये x है, तो हम इस x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना कैसे बेटा, तो x का मल्टीप्लाई हम x से करें तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद x का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 1 और x का मल्टीप्लाई 1x आएगा, जिसके आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा देखिए, हम जल्दबाजी ये करते हैं कि हम उनका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ जो साइन होता है वो सीधा लिख लेते हैं, लेकिन नहीं। आप जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करना है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करना है, एंड साइन का मल्टीप्लाई साइन से करना है। तो देखना बेटा, अभी तुमने x का मल्टीप्लाई 1 से किया, 1x आया। अब उसके बाद देखो, आपने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपने 1x लिखा। अब ये देखो कि ये 1x किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का। तो इसके लिए देखो, आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया है तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, प्लस आता है। फिर उसके बाद पीछे +8 लिखा हुआ, जिसका मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। इसी तरीके से इक्वल के उधर देखिए बेटा, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। और इसको देखने से सीधा समझ में आता है कि जब भी दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मींस 100% वो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट से हम इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स है इनके बीच में कोई साइन नहीं, मींस 100% ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, हम इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पहले हम इस वाले x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई भी हम इन दोनों से करेंगे। इसी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए बेटा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और मैं देख रहा हूं कि दोनों ब्रैकेट दिखने में बिल्कुल सेम है, बस उनके बीच में सिर्फ किसका डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। और याद रखना, अगर कहीं पर आपको दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना पड़ जाए और अगर वो दोनों ब्रैकेट दिखने में बिल्कुल सेम है और इनके बीच सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो वहां एक आइडेंटिटी लगती है, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई और आपने यहाँ पर x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया, तो ऐसा करना भी बिल्कुल राइट है। जब आप ऐसा करोगे तो भी सॉल्यूशन सेम इसके जैसा ही आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इजी करना चाहे तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अभी मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट जिसमें x माइनस 2 और x प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है तो दोनों ब्रैकेट सेम,
बट उनके बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो वहां एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका सोल्यूशन होता है a का स्क्वायर, a मेरा x है, माइनस b का स्क्वायर, b मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अभी मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इक्वल के इधर एक्स स्क्वायर और इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर। और अगर कहीं ऐसा होता है कि इक्वल के दोनों साइड अगर कोई टर्म सेम है और अगर उनका साइन भी सेम है, तो वो दोनों आपस में कट हो जाते हैं। अगर कहीं ऐसा हो रहा हो कि इक्वल के दोनों साइड कोई टर्म्स बिल्कुल सेम है, उनका साइन भी सेम है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, अभी यहां से बच गया एक्स प्लस का ये 8, फिर इक्वल के उधर ये माइनस का माइनस एज इट इज। अब यहां पर है 2 का स्क्वायर, मिसेस का मीनिंग होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना, और करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। अब इसके बाद मुझे इसको आगे सॉल्व करना है। अब इक्वल के इधर देख रहा हूं क्या आ रहा है, x प्लस 8 का मीनिंग होता है x और 8 को प्लस करना, लेकिन हमें पता है x और 8 प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि x एक वेरिएबल है और 8 एक नंबर है, इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे जो x और 8 को प्लस करके 8x बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते? अरे बनाते हो, बोलोगे थोड़ी सी, है ना। चलिए बेटा, अब इसके बाद में जब ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करना चाहे तो हम ये कर सकते हैं बेटा कि इक्वल के उधर जो ये -4 है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, इसको इधर ट्रांसफर करें, तो जब ये -4 इधर आएगा तो -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू इक्वल के उधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए बेटा, जैसे ही आपने ऐसा किया, करते ही मैं क्या देख रहा हूं, इक्वल के इधर ये नंबर है, ये भी नंबर है, ने दोनों प्लस के है तो एडिशन होगा, 12 आएगा, दोनों प्लस के है तो एडिशन प्लस में आएगा, इज इक्वल टू ये हमारा 0 एज इट इज। अब ये इक्वेशन और आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही मेरा फाइनल इक्वेशन है। और मैं देख रहा हूं कि मेरी फाइनल इक्वेशन के अंदर x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। मींस ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बताओ ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उस इक्वेशन को हम कैसा इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये अभी हमारा लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही सेम अभी मैं आगे आप लोगों को ये इक्वेशन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए, जल्दी से आप इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये जो x, ये जो इसके आगे मल्टीप्लाई में 2 है, ये इसकी पावर में है, ये एक्स स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जल्दी इसको सिंप्लीफाई करिए और मुझे बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एग्जाम में सीधा इजी क्वेश्चन आएगा, उसमें आपसे ये बोला जाएगा जो इक्वेशन आपको दे रखा है वो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नन ऑफ दिस। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई किया आपने। देखिए बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है, आपको देख के समझना है कि इसके अंदर हम क्या करें। तो मैं क्या देख रहा हूं बेटा, ये ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में एक्स है, मींस इसका मीनिंग होता है मुझे इस एक्स का पूरे ब्रैकेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखना ध्यान से बेटा, x का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2x से करेंगे। तो 2x का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करिए, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करिए, साइन का मल्टीप्लाई साइन से करिए। तो देखो बेटा, इसमें नंबर तो अकेला है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद x का मल्टीप्लाई x से करें तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद बेटा 2x प्लस का एक्स भी प्लस का, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद x का मल्टीप्लाई 3 से करे तो आएगा 3x। फिर इसके बाद x प्लस का 3b प्लस का, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। फिर इसके बाद इक्वल के इधर ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब उसके बाद आगे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो देखिए बेटा, यहां पर देखिए अभी मैं क्या देख रहा हूं बेटा, इसके अंदर कि अभी इक्वल के इधर ये जो दोनों टर्म्स आ रही है बेटा, ये दोनों अलग अलग क्वालिटी की हैं। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये दोनों आगे प्लस और माइनस नहीं हो सकती। लेकिन हमें इसको और अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो हम ये कर सकते हैं कि इक्वल के इधर ये जो टर्म्स है इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो बेटा, पहले मैं ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेता हूं। अब मैं देख रहा हूं इक्वल के उधर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो पहले इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद बेटा इस x वाली टर्म को लिख लेते हैं। अब इक्वल के उधर कोई x वाली टर्म तो नहीं है, लेकिन इक्वल के उधर ये जो नंबर है इसको हम इधर ट्रांसफर करें तो ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इक्वल के इधर ये जो दोनों टर्म्स थी इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा, हम 0 लिखेंगे। अब उसके बाद देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, दोनों सेम क्वालिटी की हैं। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, कितना x स्क्वायर बचेगा, 1x स्क्वायर। और प्लस का नंबर बढ़ा तो 1x स्क्वायर किस में आएगा, प्लस में आएगा। फिर इसके बाद में प्लस का 3x माइनस का 1, ये हमारा एज इट इज। अब देखो ये जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है, मैं देख रहा हूं कि इस वाली फाइनल इक्वेशन के अंदर x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये एक कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन आई, क्या बताओ इस वाली इक्वेशन को और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म्स आ रही है वो सब अलग अलग क्वालिटी की हैं, ये और आगे प्लस और माइनस नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखना एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही प्लस और माइनस होती है, एक्स वाली टर्म में एक्स वाली टर्म ही प्लस और माइनस होती है, और नंबर में नंबर ही प्लस और माइनस होता है। नंबर के अंदर वेरिएबल प्लस और माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे चले तो अगला जो नेक्स्ट हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्या करना है, पता करना कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब बात आती है सिंप्लीफाई करने की कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो इसके लिए बेटा आपको इसको देख के समझना है कि हम इसके अंदर क्या करें। तो देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर इक्वल के इधर क्या है, मैं देख रहा हूं बेटा x प्लस 2 के ऊपर पावर 3 लगी हुई है इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो देखने से सीधा समझ में आ रहा है कि इक्वल के इधर ये जो ब्रैकेट है और इस वाले ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, तो इसको देखते ही सीधा एक हमारे दिमाग में आइडेंटिटी आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो देखना बेटा अगर हम इस x को a रीड करें प्लस इस 2 को हम b रीड करें और फिर उसके ऊपर पावर 3 है, तो आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब बन रही है ना। इसका मतलब ये कि जब यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है तो हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए a प्लस बी के होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, तो याद रखना बेटा अगर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है तो मैं बहुत इजी वे में आपको लिखना सिखा रहा हूं। क्या करना, देखिए बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या करना, एक बार a के ऊपर क्यूब लगाना, एक बार b के ऊपर क्यूब लगाना। उसके बाद क्या करना बेटा, बीच में 3ab 2 बार लिखना। लिखने के बाद अगर बीच में प्लस है तब तो सब जगह प्लस लगा देना। लगाने के बाद क्या करना आपको कि एक बार a के ऊपर स्क्वायर लगाना, एक बार b के ऊपर स्क्वायर लगाना। ये a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। एक बार वापस देखिए a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं होती है तो क्या करना, एक बार a के ऊपर क्यूब, एक बार b के ऊपर क्यूब, फिर उसके बाद क्या करना, बीच में 3ab 2 बार लिखना। उसके बाद क्या करना, एक बार a के ऊपर स्क्वायर लगाना, एक बार b के ऊपर स्क्वायर लगाना। ये हमारे a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा हमारी एक आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब इस वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर देखिए बेटा a हमारा x है तो x का क्यूब, फिर प्लस ये हमारी आइडेंटिटी का 3, फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं ना बेटा तो मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। a मेरा x है, फिर a के ऊपर स्क्वायर तो हम भी x के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई में b मेरा 2 है, फिर प्लस 3a मेरा x है, फिर b मेरा 2 है, b के ऊपर स्क्वायर तो हम भी इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब। फिर इसके बाद देखिए हमने इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दी, उसके बाद इक्वल है तो हम भी इक्वल लगाएंगे। उसके बाद बेटा ये एक्स क्यूब माइनस 4 ये हमारा एज इट इज। अब देखना थोड़ा ध्यान से, अभी हम क्या करें, तो इसके अंदर हमने आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगाने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
कैसे करेंगे देखना ध्यान से। ये एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एज इट इज, फिर उसके बाद देखना बेटा आपने जो ये आइडेंटिटी लगाई, इस आइडेंटिटी के अंदर हमेशा याद रखना जब आप आइडेंटिटी लगाते हो तो पहले जहां जहां पे पावर आ रही है सबसे पहले उन पावर्स को सॉल्व करना है। जैसे देखो बेटा इस 3 को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 है, मींस इसका मीनिंग होता है बेटा x का मल्टीप्लाई x से करना, और जब हम करेंगे तो x का x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई वाला ये 2 हमारा एज इट इज, फिर प्लस ये 3 मल्टीप्लाई वाला ये x एज इट इज, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 2 है, मींस इसका मीनिंग होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना और करे तो 4 आएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 3 है, मींस इसका मीनिंग होता है 2 का मल्टीप्लाई हमें 3 टाइम करना, तो 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करे तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करे तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर इक्वल के उधर ये जो हमारा एक्स क्यूब माइनस 4 है इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि बेटा इसका हम और कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको एज इट इज चला रहा हूं। जिसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं उसमें ही मैं कुछ कर रहा हूं, बाकी जिसके अंदर कुछ भी होने जैसा नहीं है हम उसको एज इट इज लिख रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे, अभी इसके अंदर देखना बेटा ध्यान से, ये हमारे एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एज इट इज, फिर उसके बाद देखना बेटा ये तीनों मल्टीप्लाई में 3ab का मतलब होता है बेटा ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 आएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में जो है ये का ये हमारा एज इट इज, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई में हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करे तो 12 आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई वाला जो x है वो हमारा एज इट इज, फिर उसके बाद ये हमारा प्लस 8 एज इट इज इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 ये हमारा एज इट इज। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, इसको देखने से समझ में आ रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं बेटा कि इक्वल के इधर एक्स क्यूब है और इक्वल के इधर भी एक्स क्यूब है, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, और हमें पता है कि अगर इक्वल के दोनों साइड अगर कोई टर्म सेम होती है और अगर उनका साइन भी सेम है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, कट हो जाते हैं, तो हमने इसको इससे कट कर लिया इस तरीके से, यहां से बचा बेटा 6x स्क्वायर प्लस यहां से बच गया 12x, ये हमारा प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, इक्वल के इधर ये जो तीनों टर्म्स आ रही है वो तीनों अलग अलग क्वालिटी के, ये और आगे प्लस माइनस नहीं होगा, बट मैं क्या देख रहा हूं कि इक्वल के उधर ये जो -4 है इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो जब आप इस -4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये -4 इधर आके किसका 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल के इधर अब कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखना बेटा 6x स्क्वायर प्लस का ये हमारा 12x, उसके बाद देखो बेटा ये दोनों नंबर है दोनों प्लस के हैं तो इनका क्या होगा, एडिशन होगा, तो 8 और 4 को प्लस करें तो 12 आएगा इज इक्वल टू 0, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हुई। और मैं देख रहा हूं कि जो मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब ये कि जो हमको ये इक्वेशन गिवन है वो एक कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दे रखा है वो एक कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद आगे चले तो अभी जो हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर हमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला बेटा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो ये सिचुएशंस दे रखी है आपको इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। अभी तक हमने क्या किया बेटा, जो हमको इक्वेशंस गिवन थी हमने उसको चेक किया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हम इन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको चेंज करना है। मींस यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि ये जो सिचुएशंस आपको दे रखी हैं इनको किस में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। मींस वही कुल मिला के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो देखना बेटा इस लैंग्वेज को समझते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए पहले मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में रखना है। मींस यहाँ पर थोड़ा समझना, इस क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अपने को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है। तो
तो इसने बोला लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन मोर, वो जो आपके रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो वन मोर है, एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है? तो इसने बोला ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है ना वो वन मोर है, लेंथ एक ज्यादा है। किससे? तो इसने बोला ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दिया है। अब इस क्वेश्चन ने बोला आगे कि देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इसने बोला है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। मिस अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब हम ये कैसे करें? तो याद रखना बेटा, जब भी एग्जाम के अंदर इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना कि उसने जो आपको फाइंड करने के लिए बोला है, इस क्वेश्चन ने हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। आपको क्या करना है? रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो आपको क्या करना, क्वेश्चन जो चीज फाइंड करने के लिए बोलता उनको हमें सपोज करना। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन ने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए बोला तो हम लेंथ और ब्रेथ को क्या करेंगे? सपोज करेंगे। तो लेंथ को हम x और ब्रेथ को हम क्या सपोज करेंगे? y। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। और हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा वन वेरिएबल में होती है। तो अगर मान लो क्वेश्चन ने मुझे लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए बोला और अगर मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों को सपोज कर लिया तो मेरी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वन वेरिएबल में होनी चाहिए वो कितने वेरिएबल में हो जाएगी? टू वेरिएबल में हो जाएगी। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी टू वेरिएबल में नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो याद रखना यहाँ पर 100% लेंथ और ब्रेथ दोनों को सपोज ना करके हमें इन दोनों में से किसी एक को सपोज करना पड़ेगा। दोनों को हम सपोज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने दोनों को सपोज किया तो हमारी इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में होती है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो याद रखना बेटा, हमें इन दोनों में से किसी एक को सपोज करना है। अब हम किसको सपोज करें? तो इसके लिए आपको यहां पर समझना है क्वेश्चन ने जो कंडीशन दी है, क्वेश्चन ने क्या बोला? लेंथ इज वन मोर, लेंथ जो है वो वन मोर है। किससे? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि मेरे प्लॉट की जो लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने बोला कि मेरी जो एज है वो तुमसे 10 ईयर ज्यादा है, इसका मतलब ये कि मेरी एज बताने के लिए तुम्हें किसकी एज की जरूरत पड़ेगी? आपकी एज की जरूरत पड़ेगी। मीन्स मेरी एज किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी एज के ऊपर डिपेंड है। मीन्स मैंने जब ये बोला कि मेरी एज तुमसे 20 ईयर ज्यादा है, इसका मतलब ये कि मेरी एज को बताने के लिए तुम्हें किसकी एज की जरूरत पड़ेगी? आपके एज की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर भी सेम बेटा ऐसा ही क्वेश्चन ने बोला कि लेंथ इज, जो आपकी लेंथ है वो वन मोर है, लेंथ वन मोर है। किससे? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। इसका मतलब ये कि लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन लेंथ और ब्रेथ में से हम किसको सपोज करेंगे? ब्रेथ को सपोज करेंगे। क्यों ब्रेथ को सपोज करेंगे? क्योंकि हमारी लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मुझे किसके एज की जरूरत पड़ेगी बेटा? मुझे किसकी एज, क्या मुझे किसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी? ब्रेथ की लेंथ की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे ये बोला था कि मेरी एज तुमसे 10 ईयर ज्यादा है, इसका मतलब मेरी एज तुमसे 10 ईयर ज्यादा है। इसका मतलब ये कि मेरी एज बताने के लिए तुम्हें किसकी एज की जरूरत पड़ेगी? आपकी एज की जरूरत पड़ेगी। आपकी एज मिल गई तो आप उसमें 10 प्लस करके मेरी एज बता सकते हैं। सही कह रहा हूं? तो यहां पर भी सेम, इसने बोला कि लेंथ इज वन मोर, लेंथ वन मोर है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से। इसका मतलब हमारी लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। तो हम किसको सपोज करेंगे? ब्रेथ को सपोज करेंगे। तो चलिए सपोज करते हैं बेटा, लेंथ ऑफ, सॉरी ब्रेथ ऑफ, लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular plot be x meter,
ये हमने ब्रेथ सपोज कर ली x मीटर। देन जब आपने ब्रेथ को इतना सपोज किया है, देन लेंथ क्या होगी? तो इसने क्या बोला कि जो लेंथ है ना वो 1 मोर है, एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है? तो इसने बोला ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो हम पहले ब्रेथ का क्या करेंगे बेटा? ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस से एक ज्यादा है तो ट्वाइस में हम 1 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसने हमसे बोला है कि जो आपकी लेंथ है वो लेंथ जो है वो 1 मोर, एक ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो मैंने ब्रेथ का पहले ट्वाइस किया और फिर उसमें एक ज्यादा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मुझे इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करूं? तो थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या गिवन है? एरिया गिवन है। और याद रखना अपनी लाइफ में क्वेश्चन में जो चीज गिवन होती है वापस से हमें उसी को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि मुझे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, तो हम क्या करेंगे बेटा? वापस से रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करेंगे। जो चीज गिवन है हम वापस से उसी को फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखो बेटा, मुझे एरिया गिवन है तो मैं क्या करूंगा? वापस से एरिया को फाइंड करूंगा। और मुझे बताओ रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मुझे एरिया दे रखा है तो मैं वापस से एरिया फाइंड कर रहा हूं। जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से ऑटोमेटिक एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अब देखना बेटा, मुझे एरिया गिवन था तो मैं वापस से एरिया को फाइंड कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा बेटा? इस एरिया वर्ड की प्लेस पर जो मुझे एरिया दे रखा है मैं उसको लिखूंगा। फिर इज इक्वल लेंथ की प्लेस पर हम अपनी लेंथ लिखेंगे जो कितनी है बताओ बेटा? 2x + 1। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में ब्रेथ, बताओ ब्रेथ कितनी है? x है। तो हम ब्रेथ की प्लेस पर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ऐसा करते ही अभी यहाँ पर क्या हुआ? मैं क्या देख रहा हूं बेटा? ये ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में कौन है? x है। बस इसका मीनिंग होता है कि हमें इस वाले ब्रैकेट का किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। तो हम क्या करेंगे? इस वाले ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में x है तो हम इस वाले x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम x का मल्टीप्लाई 2x से करें तो देखिए बेटा 2x और x का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होता है, नंबर तो अकेला, इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद x का मल्टीप्लाई x से करें तो क्या आएगा बेटा? x² आएगा। तो यहाँ पे आ गया बेटा 2x²। फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या आएगा बेटा? 1x आएगा, जिसको हम 1x और उसके बाद देखिए ध्यान से 1x के अंदर आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद x तो प्लस का और 1 भी प्लस का, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। अब उसके बाद देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली 1 पावर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वल के इधर ऑलरेडी पहले x² वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म भी है, उसके बाद नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा? इक्वल के इधर ये जो नंबर है इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नंबर उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमने जब इसको उधर ट्रांसफर किया मींस इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 0 लिखेंगे। बट इक्वल 0 इधर ना लिख करके बेटा हम इक्वल 0 इधर भी लिख सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल राइट होता है। ये लो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैंने क्या किया? मुझे क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन था तो मैंने वापस से क्या फाइंड किया बेटा? एरिया फाइंड किया। और जब हमने एरिया फाइंड किया तो ऑटोमेटिक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो याद रखना जब आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है तो उसके अंदर जिन दो को फाइंड करने के लिए बोला गया है उन दोनों को सपोज नहीं करना है, उनमें से हमें किसी एक को सपोज करना है। अब किस एक को सपोज करना तो ये पता चलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना कौन किसके ऊपर डिपेंड है, जो जिसके ऊपर डिपेंड है हमें उसको सपोज करना है। मिस क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि लेंथ इज 1 मोर, लेंथ जो है वो 1 मोर है। किससे 1 मोर है? तो इसने बोला ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। मतलब इस लैंग्वेज से मुझे पता चला कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है वो हमारी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। मींस लेंथ मेरी किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने किसको सपोज किया बेटा? ब्रेथ को सपोज किया और करके फिर मैंने लेंथ लिखी। लेंथ लिखने के बाद मुझे एरिया गिवन था तो मैंने वापस से एरिया का फॉर्मूला लगाया
और उसके बाद मैंने एरिया वर्ड की प्लेस पर मुझे जो एरिया दे रखा था मैंने उसको लिखा, लेंथ की जगह लेंथ जो हमारे पास थी उसको, और ब्रेथ की प्लेस पर ब्रेथ को लिख करके जब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही सेम और अगर आगे हम इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ, उसने बात करी द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, तो इसने बोला टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उसने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट की बात करी। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अब जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है इज 306। कितना है बेटा? 306 है। अब इसने बोला वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें उन इंटीजर्स को फाइंड करना है, और उन इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन ने हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए बोला है, और याद रखना जब भी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वर्ड लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है? उन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को सपोज करना है। और याद रहे हमेशा हमेशा दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको क्या सपोज करने हैं? तो याद रखना अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये वर्ड लिखा हुआ है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको उन दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या सपोज करना है? तो देखिए यहां पर हम लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x क्या सपोज करेंगे? तो x एंड x प्लस वन क्या सपोज करेंगे बेटा? x एंड x प्लस वन। हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सीधा आपको उनको क्या सपोज करना है? x एंड x प्लस वन। अब आप ये बोलेंगे सर आपने x और x प्लस वन ही सपोज क्यों किया? तो इसका रीजन देखिए बेटा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब जैसे 13, 14, 15, 16 ये जो नंबर है इनको हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला कि ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 306 हो। अब मुझे क्या पता है ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से? क्या किसी को पता है? नहीं। ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 306 है। अब ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? क्या किसी को पता है? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे बेटा? उन नंबर को सपोज करेंगे। मीन्स हमें पता है कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मीन्स अगर 10 हुआ तो दूसरा 11, 15 तो 16, 17 तो 18। अब मुझे क्या पता कि कौन से ऐसे दो नंबर है? तो मैंने क्या सपोज किया बेटा कि मान लो अगर एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस वन मीन्स उससे एक ज्यादा होगा। जैसे एक नंबर 20 है तो दूसरा कौन होगा? 21। तो 20 से 21 कैसे आता है? 20 में प्लस वन करने पर आता है। तो हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर कैसे आते हैं? फर्स्ट नंबर में प्लस वन करो तो उसका अगला कंसेक्यूटिव मींस नेक्स्ट जस्ट अगला नंबर। तो यहाँ पर मैंने दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या सपोज किए बेटा? x एंड x प्लस वन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने जैसा बोला हमें वैसा काम करना है। क्वेश्चन ने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, क्वेश्चन ने इन कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट की बात करी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन ने इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट की बात करी, तो हम भी क्या करेंगे बेटा? इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। ये लो बेटा मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट मींस इनका मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई के लिए मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये जो ब्रैकेट है और उसके बाहर ये जो x लिखा हुआ है, इस x और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं। मींस 100% ये दोनों किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन ने हमसे बोला बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन ने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट की बात करी, तो मैंने भी इन दोनों का क्या कर लिया बेटा? प्रोडक्ट कर लिया। अब इन्होंने बोला प्रोडक्ट इज मींस इक्वल, प्रोडक्ट कितना है? तो इन्होंने बोला प्रोडक्ट 306 है, तो इज इक्वल टू मैंने कितना लिख दिया? 306 लिख दिया। ऐसा करते ही मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो हमारे सामने इक्वेशन बनी है, अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूं, ये ब्रैकेट है
और इसके बाहर मल्टीप्लाई में x है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले ब्रैकेट का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बेटा x से मल्टीप्लाई करते कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई पहले हम इस x से करेंगे, फिर इस x का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे। तो इधर देखिए x का मल्टीप्लाई x से करें तो x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1x आएगा, फिर x प्लस का और 1 भी प्लस का, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर इज इक्वल टू हमारा 306, ये हमारा एज इट इज। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, अभी मैं क्या देख रहा हूं कि इक्वल के इधर ये जो नंबर है अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करें तो देखो बेटा इक्वल के इधर पहले एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स हमारा एज इट इज। अब ये जो 306 उधर है इसको अगर हम इधर लाए तो 306 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा, में हम 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखना है। मीन्स अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर वर्ड लिखा हुआ है तो आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा क्या सपोज करने, x एंड x प्लस 1। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ आ जाता है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखा हुआ आ जाता है बेटा, 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको सपोज करने बेटा x एंड x प्लस 2। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो देखो बेटा कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब इसने बोला कि लगातार इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे पहला नंबर इवन हुआ 6, तो उसके बाद कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 6 के बाद इवन नंबर कौन आएगा, 8 आएगा। तो 6 के बाद 8 कैसे आया, 2 प्लस करने पर आया। ऐसे 8 के बाद पॉजिटिव इंटीजर कौन, इवन इंटीजर कौन आएगा, 10। तो 8 के बाद 10 कैसे आया, 2 प्लस करने पर। इसका मतलब ये कि एक तो होता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ओनली, तो वो होते हैं x और x प्लस 1। और अगर ये आता है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो सीधा x और x प्लस 1 एंड कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोलता है तो क्या सपोज करोगे, x एंड x प्लस 2। ऐसे ही सेम अगर कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है तो भी आप क्या सपोज करेंगे बेटा, x और x प्लस 2, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं वो भी हमेशा कैसे आते हैं, जैसे पहला ऑड नंबर 3 तो इसके बाद ऑड नंबर कौन आएगा, 5, 3 के बाद 5 कैसे आया, 2 प्लस करने पर आया। तो याद रखना अगर कंसेक्यूटिव वर्ड के साथ इवन या ऑड वर्ड लिखा हुआ आता है तो आप क्या सपोज करेंगे, x एंड x प्लस 2 सपोज करेंगे। लेकिन कंसेक्यूटिव वर्ड के साथ इवन और ऑड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो आप उन 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या सपोज करेंगे, x एंड x प्लस 1 सपोज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे क्या बोला गया बेटा, ध्यान से देखना बेटा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्वेश्चन ने बोला कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर बड़ी है रोहन से, यही बोला ना क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की मदर है वो उस रोहन से 26 ईयर बड़ी है। इसका मतलब ये कि पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रोहन की मदर की एज किसके ऊपर डिपेंड है, तो बताओ हम किसकी एज को सपोज करेंगे, रोहन की एज को सपोज करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहन्स मदर एज इज, रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर ओल्डर, 26 ईयर ज्यादा है देन हिम, उससे। इसका मतलब ये कि रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा, मतलब रोहन की मदर की एज किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, रोहन के ऊपर डिपेंड है। तो हम किसकी एज को सपोज करेंगे, रोहन की एज को सपोज करेंगे। हम यहाँ पर रोहन और मदर दोनों की एज को सपोज नहीं करेंगे, हम किसी एक की एज को सपोज करेंगे। अभी एक मतलब किसकी एज को सपोज करेंगे, तो ये भी क्लियर हुआ कि यहाँ पर सीधा क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है, मतलब रोहन की मदर की एज रोहन के ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ पर रोहन की एज को सपोज करेंगे। एंड उसके बाद उसने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, क्वेश्चन ने बोला कि उनकी एज का प्रोडक्ट, मींस किन की एज का प्रोडक्ट, उस रोहन की और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट है अब वो क्या है, तो इसने बोला कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है विल बी 360, वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा।
अब इसने बोला वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोहन और मदर दोनों की एज को सपोज करना पड़ेगा। बट रोहन और मदर दोनों की एज को सपोज नहीं कर सकते, हम किसी एक की एज को सपोज करेंगे, और वो भी किसकी सपोज करेंगे बेटा, रोहन की एज को सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि रोहन की मदर की एज रोहन के ऊपर डिपेंड है, तो हम यहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे। तो चलिए बेटा सपोज करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। ये हमने रोहन की एज कितनी सपोज कर ली बेटा, एक्स ईयर सपोज कर ली। अब देखो बेटा, जब हमने रोहन की एज को एक्स ईयर सपोज किया, देन बताओ मदर्स एज क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगी एक्स प्लस 26 ईयर। ठीक है, उसके रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी बेटा, एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से कितनी बड़ी है बेटा, 26 ईयर बड़ी हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला बेटा, आगे क्वेश्चन ने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, क्वेश्चन ने इन दोनों की एज के प्रोडक्ट की बात करी, लेकिन उनके एज के प्रोडक्ट की बात तो करी, लेकिन कौन से एज के प्रोडक्ट की बात करी, तो उसने बोला कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, मीन्स आज से 3 साल बाद उनके एज के प्रोडक्ट की बात करी। आज के एज की प्रोडक्ट की बात नहीं करी है, ये तो उनकी आज की एज है, ये प्रेजेंट एज है, और क्वेश्चन ने आज की एज के प्रोडक्ट की बात नहीं करी, आज से 3 साल बाद वाले एज की प्रोडक्ट की बात करी है। तो हम भी पहले क्या करेंगे बेटा, दोनों की 3 साल बाद वाली एज को फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपकी और मेरी एज, जो एज है 3 साल बाद मेरी और आपकी एज का प्रोडक्ट 1000 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपकी भी 3 साल बाद वाली एज पहले फाइंड करेंगे, मेरी भी 3 साल बाद वाली एज को पहले आप फाइंड करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने जो एज के प्रोडक्ट की बात करी, मतलब दोनों की एज के मल्टीप्लाई की बात करी, और वो कौन सी एज के मल्टीप्लाई की बात करी बेटा, 3 साल बाद वाली एज के प्रोडक्ट की बात करी। तो हम पहले क्या करेंगे, रोहन और मदर इन दोनों की 3 साल बाद वाली एज को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसने ये बोला है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, आज से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने आज से 3 साल बाद वाले एज के प्रोडक्ट की बात करी है, तो हम पहले इन दोनों की 3 साल बाद वाली एज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहां पर वही 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद अगर हम बात करें बेटा, रोहन्स एज विल बी, बताओ आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, तो इसमें 3 प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 ईयर। ऐसे ही सेम बताओ मदर्स एज विल बी, मदर की एज कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस 26 प्लस 3, तो इस तरीके से पूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर। समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने 3 साल बाद वाली एज के प्रोडक्ट की बात करी, तो ये जो 3 साल बाद वाली एज आई, हम इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट करेंगे। 3 साल बाद वाली ये एज, ठीक है, इनको प्लस करने से वो हुआ, तो ये जो 3 साल बाद वाली एज है हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने इनकी 3 साल बाद वाली एज के प्रोडक्ट की बात करी, तो मैंने इनकी 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट विल बी मींस इक्वल, कितना हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट इन्होंने बोला 360 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा, 360 लिखेंगे। जैसे ही हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना काम किया, तो करने से एक हमारी इक्वेशन बन गई, और ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो मेरे सामने इक्वेशन आई है, अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब कैसे सिंप्लीफाई करें, तो ध्यान से देखो बेटा, ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आज ही सिखाया ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है।
पहले इस x का मल्टीप्लाई हम इन दोनों से करेंगे, उसके बाद इस 3 का मल्टीप्लाई भी हम इन दोनों से करेंगे। तो देखना बेटा x का मल्टीप्लाई पहले x से करे तो x स्क्वायर आएगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई 29 से करे तो 29x आएगा, x प्लस का 29 भी प्लस का, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई x से करे तो 3x आएगा, 3 प्लस का x भी प्लस का, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 29 से करे तो 87 आएगा, फिर 3 प्लस का 29 भी प्लस का, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर इज इक्वल टू ये हमारा 360 एज इट इज। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अभी मैं क्या देख रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो सिंगल है, इसको एज इट इज लिखते हैं, बट देखो बेटा ये हमारी एक्स वाली टर्म और ये भी हमारी एक्स वाली टर्म, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इनका एडिशन हो जाएगा। तो 29x और 3x को प्लस करें तो कितना आएगा बताओ, 32x, और दोनों प्लस के हैं तो इनका एडिशन किस में आएगा, प्लस में आएगा। फिर ये हमारा प्लस का 87 एज इट इज इक्वल टू हमारा 360, ये हमारा एज इट इज। अब देखो बेटा इक्वल के इधर ये जो तीनों टर्म्स आई ना, ये तीनों टर्म्स अलग अलग क्वालिटी की हैं, मींस ये और आगे प्लस माइनस नहीं होगा, बट मैं क्या देख रहा हूं बेटा कि इक्वल के उधर ये नंबर पड़ा है, तो क्यों ना हम उस इक्वल के उधर वाले नंबर को इधर ट्रांसफर कर ले। तो चलिए इक्वल के उधर ये जो नंबर है इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, और जब आप इस वाले नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नंबर उधर प्लस में है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x हमारा एज इट इज, लेकिन उसके बाद देखो बेटा ये नंबर है और ये भी नंबर है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 360 में से अगर हम 87 को माइनस करें तो कितना आएगा, 273 आएगा, और उसके बाद माइनस का नंबर बड़ा है तो ये 273 किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा, इक्वल टू 0। इस तरीके से ये एक हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वेश्चन ने हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला था, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है, ये और आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये नंबर है, ये तीनों अलग अलग क्वालिटी के हैं, तो ये प्लस नहीं होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे जैसे 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 आता है तो 6 और x को प्लस करके 6x बना देते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे होता नहीं है बेटा, समझ में आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बेटा जैसे ही आप ऐसा काम करते हो, जैसे ही आप गलत काम कर रहे हो, आपका हाथ ऑटोमेटिक रुक जाना चाहिए कि हम जो करने चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब आप ऐसे कैसे प्लस कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है बताओ, नंबर, ये क्या है बताओ बेटा, वेरिएबल। तो क्या नंबर और वेरिएबल प्लस होते हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। जैसे मैंने बोला 5 भैंस हैं और 5 गाय हैं, दोनों को प्लस करो, प्लस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, सही है ना। प्लस कर सकते हैं क्या, एक पेन और एक इरेजर प्लस करो, एक पेन है और एक इरेजर है, क्या 2 पेन इरेजर है, ऐसा बोलते हैं क्या कभी, नहीं बोलते, क्योंकि ऐसे प्लस होते नहीं है। तो जब ऐसे प्लस नहीं होते तो तुम कैसे कर लेते हो, फिर तुम्हारा भी तो हाथ ऑटोमेटिक रुकना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस वाले क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने का मैं बहुत आपको इजी तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप 100% ऐसे क्वेश्चंस की इक्वेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। हाँ बोलो बंद करो।